पिछले लेक्चर में हमने जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है और उसकी कुछ की टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी। अब इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़े मैथमेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये होती है d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करके वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल निकालना चाहूँ एट एनी टाइम t, किसी समय t पर, तो फिर वो कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऊपर जो मैंने एक फिगर बना रखा है, ये a डैश से लेकर a तक के बीच में एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन है और o जो है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या उसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो। और मैं कहता हूं किसी समय t पर ये उस O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर होता है। तो ऐसे केस में अब मैं निकालना चाहूं कि उस t टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो किस तरीके से निकाली जाएगी। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और d2x बाई dt2 को d बाई d बाई dt ऑफ dx बाई dt, ये यही तो चीज़ है ना। इसको हम एक्चुअल में ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई ds ऑफ dx बाई dt और ds बाई dt। तो ये दरअसल v dv बाई ds बन जाता है। तो ये ds कह लो या dx कह लो, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये जो चीज़ है d2x बाई dt2, दिस विल बिकम v dv बाई dx और इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ माइनस v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स dx। इज दैट ओके। मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया माइनस 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चूंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो इसकी वैल्यू भी निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा। बाउंड्री कंडीशन मैंने अप्लाई करी, ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ये जो मैंने कहा था कि ये थोड़ी सी गलती हो गई, इट इज नॉट ओ ए, इट इज ओ पी। ओ ए जो है वो तो ए है, ये एक्स नहीं है। ये ओ ए जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है। ठीक है, इट इज नॉट एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दरअसल ए है। तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और उस पर वेलोसिटी जो है जीरो, क्योंकि ए पर जाके वो रुक गया। अब वो ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ये बाद में इधर आना शुरू होता है। उस क्षण के लिए वो रुक गया, जैसे ही एक्स की वैल्यू ए पहुंची उस क्षण के लिए वो रुक गया, और फिर उस पर ये नेगेटिव फोर्स अप्लाई हुआ इधर की तरफ, तब वो इधर जाना शुरू हुआ। ये बात ध्यान रखने की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसी तरीके से होता है। तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों मैं जब इस पर रखूंगा तो मुझे c1 की वैल्यू मिलेगी 1/2 म्यू ए स्क्वायर, और इससे मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली बात, केस वन ये कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू ओ, ए से ओ की तरफ मूव कर रहा है। देखिए क्या था फिगर मेरा, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर ए था, और यहाँ पर ए डैश था। ये मेरा पॉइंट पी था और इसके बीच में दूरी एक्स थी, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये पहला केस क्या है कि पार्टिकल जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, ए से ओ की तरफ। ठीक है, तो मेरी v की वैल्यू जो आई थी वो आई थी, अगर मैं उसको निकालना चाहूँ आगे, तो ये आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो पार्टिकल है वो चूंकि ओ की तरफ में चल रहा है, यानी कि x जो है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब v जो है वो dx बाई dt, जिसको हम लिखते हैं दैट विल बी नेगेटिव। वेलोसिटी किस तरफ को होगी,
ओ की तरफ होगी। ओ से बाहर जाती तो पॉजिटिव वेलोसिटी होती है और ओ की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन जो होगा वो माइनस में होगा। Therefore, v will be equal to माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। v को मैं लिखता हूँ डी एक्स बाई डी टी, और जो x वाला हिस्सा है उसको इधर ले आता हूँ, t वाला हिस्सा उसको इधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास इंटीग्रल बन जाता है। और प्लस c2 एक और नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर आता है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और अंडर रूट म्यू ये टी आ जाएगा, तो अंडर रूट म्यू इंटू टी, ये टी बाहर है एक्चुअली, ये अंदर नहीं है इसके, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक, प्लस सी टू। अब मैंने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी। इनिशियल कंडीशन क्या थी? चूंकि ये ए से ओ जा रहा है, ये ध्यान रखिए, ए से ओ जा रहा है तो ए पर इनिशियल कंडीशन थी, यानी एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए था। ये मैं पुटअप करता हूँ तो t इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू, यानी कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन इज जीरो, इसका मतलब c2 की वैल्यू मेरे पास आ गई जीरो। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर वैल्यू रख देता हूँ इस कांस्टेंट की, तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है, जो सॉल्यूशन आता है, दैट विल बी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आता है किस चीज़ का? जबकि ए से ओ की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो किसी भी समय पर, टाइम पर उसकी जो जगह है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाला जा सकता है, या किसी खास डिस्प्लेसमेंट का समय निकाला जा सकता है। कुछ भी, किसी को किसी भी तरीके से हम काम में लेना चाहें हम ले सकते हैं। नाउ द सेकंड केस कहता है कि द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू ओ। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, अगर पार्टिकल जो है वो ओ से ए की तरफ मूव करता है, यहाँ इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक, फ्रॉम ओ टू। अब पार्टिकल यहाँ पर यूं मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यानी डिस्टेंस तो वही x है, लेकिन अब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होते ही मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन जाती है अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट म्यू टी प्लस सी थ्री। ये नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, जिसको कि मैं जब सॉल्व करूंगा तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूंगा, और t इज इक्वल टू जीरो पर x इज इक्वल टू जीरो होगा। अब इनिशियल कंडीशन कहाँ है? अब चूंकि ये इधर से इधर जा रहा है तो इनिशियली ये यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। यानी t इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन इस दूसरे केस में, केस नंबर 2 में, वो यहाँ पर होगी। तो इससे भी c3 इज इक्वल टू जीरो आ गया। मेरे पास आई इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे पास आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, या फिर x इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी। ये मेरे पास आई यदि पार्टिकल ओ से ए की तरफ जा रहा हो तो। ठीक है, नाउ तो ये जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़, इसको हम एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी इसको हम दर्शा सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई वृत्त है और उसमें कोई एक कण है जो अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है, यानी कि इधर से उधर ये पूरा का पूरा यूं घूम रहा है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है, कोणीय वेग है ये। ठीक है, तो उससे वृत्त के किसी व्यास पर लंबपात एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। यानी कहना है मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट यदि यहाँ पर है और वो यहाँ उसका लंबपात बना, इसी तरीके से वो पॉइंट अगर यहाँ पर है तो यहाँ तो इधर से इधर आएगा तो उसका जो फोकस है वो यहाँ पर पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ेगा, एक तरह से यूँ कह लूँ मैं। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब कैसे चल रहा है? वो प्रतिबिंब ऐसे चल रहा है, इधर की तरफ चलता चला जा रहा है, और जैसे यहाँ से पलटा तो वापस जाना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर वापस यहाँ आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से चीजें बदलेंगी। तो मैं यदि एक सेकेंड, हाँ, मैं क्या करता हूं, मैं ये देखिए, ये जो है चल रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, है ना? तो ये इसी तरीके से गति करेगा और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो एक तरह से सरल आवर्त गति करेगा। ऊपर का जो कण है जो इसके पाथ के ऊपर चल रहा है वो तो क्या कर रहा है? वो वृत्त के ऊपर घूम रहा है, और दूसरा कण जो है वो क्या कर रहा है? वो सरल आवर्त गति कर रहा है। ये वाला दूसरा कण सरल आवर्त गति कर रहा है और ये कण इसके ऊपर चल रहा है। यानी कि कोई कण जो है
वो अचर कोणीय वेग से चल रहा है तो उसे वृत्त के किसी व्यास पर लंबपाद एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। यानी इसका जो लंबपाद है या फिर इसका जो मैं ये कह लूँ इसका जो रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट, इस पूरे व्यास पर, वो व्यास पर रिफ्लेक्शन जो है वो सरल आवर्त गति का अनुसरण कर रहा है। नाउ क्योंकि P इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम कहते हैं चलो A से स्टार्ट करते हैं। इस A से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। A से स्टार्ट होता है तो थीटा जो है वो क्या बनेगा, थीटा जो एंगल है यानी O से मैं थीटा एंगल गिन रहा हूँ, AOP, ये एंगल थीटा कहा मैंने और ये A कहा, तो ये थीटा में परिवर्तन की दर को ही तो ओमेगा कहेंगे अपन, थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई। और मैं कहता हूँ OM बराबर x है, ये जो डिस्टेंस है ये x है, सरल आवर्त गति है ना, तो मैं इसको ये x की बात करने वाला हूँ। तो OM बराबर x है तो OM को मैं OP cos थीटा के रूप में भी लिख सकता हूँ, तो इट इज OP cos थीटा। तो x इज इक्वल टू A cos थीटा या A cos थीटा का मतलब ओमेगा टी, ठीक है। तो मैं dx बाई डी टी अगर निकालूं तो dx बाई डी टी कॉस का माइनस माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन गया ये, ठीक है। तो d2x बाई डी टी टू बन गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और कॉस ए कॉस ओमेगा टी तो मैं पहले से निकाल चुका हूँ, इट इज एक्स, तो ये क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जरा ध्यान से आप देखो तो ये क्या बन गया d2x बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अगेन इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब यह है कि मैं किसी कण को जो कि एक वृत्त पे कोणीय गति कर रहा है उसको ये मान सकता हूं कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। और अब जब नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और इसके आगे की बात जानेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।